नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बूढ़ी सास को बहू ने अपने पोता पोती से मिलने से रोका तो सास ने किया ऐसा काम कि बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने छोटे से मकान के बाहर लोहे के गेट के सहारे से खड़ी 60 वर्षीय रमा जी की आंखें बेचैनी से लगातार सड़क की ओर निहार रही थी। आंखों में बेबसी और हाथों में 2 चॉकलेट लिए वो बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में एक ऑटो रिक्शा पास से गुजर रहा था। रमा जी उत्साह से गेट का सहारा छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो ऑटो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया। वो बेचारी मन महसूस कर वापस गेट के सहारे खड़ी हो गई। इतने में एक दूसरा ऑटो रिक्शा गेट के सामने आकर रुक गया। एक रमा जी की बूढ़ी आंखों में चमक और चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई और तुरंत अपने घुटनों के दर्द को भूलकर तेजी से उस ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ी। दादी माँ, दादी माँ! ऑटो रिक्शा में बैठे बच्चों ने पिंकी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनते ही रमा जी का चेहरा खिल उठा। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, आती हूँ। उत्साह से भरी रमा जी बोलने लगी और ऑटो रिक्शा में बैठे दोनों बच्चों से लिपट गई। रोजाना की तरह रमा जी के आंसू बह निकले। वे दोनों बच्चे उनके पोता पोती हैं। यही समय होता है जब उनकी दादी माँ उनसे मिलती है। दादी माँ ने बारी बारी से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाया और फिर उनसे दोबारा से लिपट गई। जब तक ऐसा 4-5 बार ना कर लेती उनका हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। ऑटो ड्राइवर जो हमेशा इस अनोखे मिलन का साक्षी हुआ करता था, दादी माँ रमा जी और बच्चों का अपनी दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। अक्सर ये दृश्य देखकर उसकी आंखें छलक पड़ती थी। जब भी बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो ऑटो रिक्शा लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी ये अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को चूमते लिपटते दादी माँ का ध्यान ऑटो ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें पोता पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। रमा जी ड्राइवर से पूछ बैठी, अरे बेटा, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम राजवीर है माँ जी, ड्राइवर ने कहा। तो राजवीर नाम सुनकर रमा जी अचानक चौंक गई। उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और फिर भावुक होकर बोली, अरे ये तो इन दोनों बच्चों की दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत रोब हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। अंत यात्रा पर कहते कहते उनका गला भर आया। अब चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है। ऑटो ड्राइवर कहने लगा, हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई नेक काम किए होंगे, तभी तो तुम मिल गए मुझे, जो इतना ध्यान रखता है मेरा। रमा जी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और ढेरों दुआएं एक साथ दे डाली। ऑटो ड्राइवर ने आंखों में आंसू लिए एक हल्की सी मुस्कान दे दी। रमा जी की आंखों में घुमड़े आंसू उनकी कोरों तक आ गए थे। फिर अपने पल्लू से अपनी आंखों को पोंछकर एक संतुष्ट दिल से घर के अंदर चली गई। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, दादी माँ के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी 1-1 घंटा गेट पर खड़ी रहती थी और तब भी ऑटो रिक्शा नहीं आती थी तो वो समझ जाती थी कि आज स्कूल में छुट्टी होगी। ऑटो ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी बाजी के जीवन में कैसे कैसे तूफान आए होंगे, जिनके कारण वो इस स्थिति में आ खड़ी हुई। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो ये सोचकर कि कहीं माँ जी बच्चों का इंतजार करते करते घंटों गेट पर ना खड़ी रहे, ऑटो ड्राइवर राजवीर रमा जी को सूचित करने आ गया। उस दिन राजवीर को ना तो जाने की जल्दी थी और रमा जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल बताने के लिए। इसलिए उस दिन उनके अंदर बुलवाने पर राजवीर उनके घर के अंदर चला गया।
और घर की छोटी सी आंगन में बिछे लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। उस तख्त पर मोटा सा गद्दा बिछा था। पास में पानी से भरा तांबे का लोटा रखा था और कुछ 2-4 धार्मिक पुस्तक रखी थी, जिन्हें शायद वे अकेले में पढ़ लिया करती होंगी। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में और कोई था भी तो नहीं उनके पास। कुछ दिन बच्चों से नहीं मिल पाएंगी, ये सोचकर रमा जी का मन निराशा और उदासी से भर उठा। फिर राजीव के पास आकर तख्त पर बैठ गई और हाल चाल बांटने लगी। देखते ही देखते उनके अतीत की पीड़ा अनायास ही उनके शब्दों से बहने लगी और वो कहती चली गई, कभी मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी माँ। भरे पूरे संपन्न घर की जान हुआ करती थी कभी मैं, लेकिन पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा, मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसे कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। तभी राजवीर उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तब रमा जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही कुशल और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की पिंकी को बहू बनाकर लेकर आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब को 4 चांद लग गए हो। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू देखने आते तो उसकी सुंदरता देखकर मुक्त हो जाते। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो करा सोना है। अरे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में ना होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई, खूब तनख्वाह लेने लगा तो एक कॉलोनी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद दिया। मैं भी बड़े चाव से चल पड़ी बेटे बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर एकाएक पासा पलटने लगा। चांद जैसे मुखड़े वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही न चला, और बेटा भी छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की मुखिया होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख ले, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर नहीं था। वे केवल यही चाहते थे कि मैं चुप करके 2 रोटियां तोड़ूं, लेकिन किसी बात पर अपनी राय ना दूं। बहू आए दिन पार्टियों में जाती रहती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 10 बजने को आए और बहू अपनी किटी पार्टी से नहीं लौटी थी। बरामदे में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी पिंकी की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी स्कूटी का हॉर्न सुनाई दिया। जब पिंकी को घर के गेट के बाहर देखा तब हम माँ बेटे की जान में जान आई। बहू घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया कि इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहने भर की देर थी कि पिंकी ने तूफान खड़ा कर दिया। जो जली कटी मुझे सुनाई मैं बयान नहीं कर सकती। बहू रूठ कर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मेरा अपना बेटा रोहन भी उसे समझाने के बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गलत थी। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी ना, उसे जो इस तरह सड़क पर आने देना नहीं चाहती थी। आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहे। रोहन तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटे बहू के व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी। इसलिए समय व्यतीत करने के लिए घर पर रहकर कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी।
4 पैसे भी हाथ में आ जाते थे, लेकिन बहू को भी वो भी मंजूर नहीं थे। हमेशा चिल्लाती रहती, माँ जी, पूरे घर में आपने क्या गंदगी मचा रखी है। सारा दिन कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। ये मेरा घर है, कोई दुकान नहीं। बंद कीजिए अब ये तमाशा। बहू को मेरा ये काम पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। धीरे धीरे समय बीता और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और एक बेटी की दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक आस जागी। लेकिन ना जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनके साथ नाट करती, मुनहार करती, तो उसके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे पोता पोती बड़े हो रहे थे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यार करती थी दोनों मुझसे। सारा दिन दादी दादी करते थकते ना थे, लेकिन बहू को ये गवारा नहीं था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और रोहन से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारा बेटा बिगड़ता जा रहा है। मेरे आगे जवान लड़ाने लगा है और इसलिए तो पढ़ाई लिखाई की तरफ तो देखती तक नहीं। मैं कह देती हूँ, केवल तुम्हारी माँ ही है हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा कैसे भड़क पड़ा था मुझ पर। आए दिन बहू बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और रोहन भी चुप्पी साधे रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई तो 2-4 दिन मंदिर भी नहीं गई। ये बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फोन पर कहते हुए सुना, अपनी मनहूस सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती है। पहले कम से कम मंदिर तो चली जाया करती थी, तो मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। घर बैठे बैठे तो इनकी नजरें बच्चों के खाने पर ही गड़ी रहती है। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं सुन्न पड़ गई थी। भला मैं अपने प्यारों बच्चों के खानों को नजर क्यों लगाऊंगी, और बहू दूसरा इंतजाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन रोहन ने मुझे ऐसा आगाज दिया जिसे सुनकर मैं तड़प गई थी। वो था वृद्धाश्रम में रहने का सुझाव। मुझे कहने लगा, माँ, तुम्हें यहाँ ना तो आराम है ना ही मन की शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम में सुख शांति से रहो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कहती थी वो मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की घनी तह मेरी आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और बेबसी से बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बेटा, ये केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्धा आश्रम में दूसरों पर आश्रित रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरे साथ दे रहा था, तो मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन और भरी आंखें लिए अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने पोता पोती में। कितनी बेबस आंखों से निहार रहे थे मुझे। उस दिन जब मैं वो घर छोड़कर निकली थी, महीनों तक अपने पोते पोती को याद करके मैं मछली की तरह तड़पती रही थी। 2 साल बीत गए हैं इस बात को। बोलती बोलती गला रूंध गया था रमा जी का। लेकिन बेटा, मुझे तो अब आदत हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, ये सोच कर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई ना कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भव सागर पार कराएगा। ये धार्मिक पुस्तकें देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती हैं। मैंने कुछ देर बैठकर पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकाल देती हूँ। बोलते बोलते रमा जी अचानक खड़ी हुई और राजवीर को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 थालियों में अचार के साथ
रोटी परोस कर ले आई और बोली, बेटा खाने का समय हो गया था तो सोचा तुझे भी भूख लगी होगी, और वैसे भी इतना समय हो गया किसी के साथ बैठकर खाना खाए हुए। रमा जी इतने मन से चपाती बना कर लाई थी कि राजवीर उन्हें मना ना कर सका और बड़ी चाव से उनके साथ खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला लेते ही बोला, वह माँ जी ये अचार तो बहुत स्वाद है। इस पर रमा जी हंसते हुए बोली, अचार तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, अब अकेली जान हूँ, हर समय अपने लिए सब्जी नहीं बनाई जाती तो मुझसे तो अचार के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। आस पड़ोस की महिलाएं भी मुझसे अचार बनवा जाती है। अब इस उम्र में पैसा कहाँ से लाऊं? अचार बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से गुजारा कर लेती हूँ। इतने समय बाद माँ के खाने का स्वाद पाकर राजवीर अंदर तक तृप्त हो गया था। रमा जी का शुक्रिया कर जब वो जाने लगा तो वह तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा अचार का भर कर ले आई और बोली, तुझे अचार इतना पसंद आया है तो थोड़ा सा लेकर जाना, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। जुग जुग जियो। रमा जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर राजवीर का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब रमा जी के पास बैठकर खाना खाया तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो राजवीर को लगा कि माँ जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे रमा जी के घर जा पहुंचा। रमा जी भी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी थी। उसे देखकर उत्साह से भर गई और फिर एकाएक बोली, बच्चों की छुट्टियां कब तक हैं बेटा? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पतरा गई हैं। माँ जी अब मैं आपसे क्या छिपाऊं, उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल भेज दिया है, अब वे वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? ये तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उनका चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता मैं कैसे जीऊंगी? इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। रमा जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे माँ जी दिल छोटा मत कीजिए, उन्हें हॉस्टल में ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए वे घर आएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलवा दिया करूँगा। अरे हाँ माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया था। क्या हुआ बेटा? रमा जी बोली, माँ जी वो अचार जो आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत पसंद आया, और तो और उस दिन मेरे घर पर कुछ मेहमान आए थे, वे तो आपके बनाए अचार के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी अचार की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा दूं। राजवीर के कहने पर रमा जी ने उससे मिलने के लिए हामी भर दी। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। रमा जी कुर्सी बिछाकर गेट के पास ही बैठी हुई थी। गाड़ी में से राजवीर अचार फैक्ट्री के मालिक मोहित के साथ बाहर निकला। वह एक युवा कारोबारी था। रमा जी के पास पहुंचकर उनके चरण छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी उस दिन मैंने आपके हाथ का बना अचार खाया। सच बताऊं तो मैंने बहुत तरह के अचार का स्वाद लिया, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। माँ जी वो दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी? ये बात सुनकर रमा जी कुछ हैरान रह गई और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए बोली, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ? फिर वह व्यक्ति बोला, माँ जी आपके पास जो अनुभव है मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारी अचार की फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंचार्ज का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उनकी बात सुनकर रमा जी बोली, लेकिन बेटा
इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। रमा जी की बात सुनकर वो युवा कारोबारी उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लेने के लिए हर रोज ड्राइवर आएगा और आपको गाड़ी में बैठाकर ले जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर अचार बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। उनकी बातें सुनकर रमा जी उधेड़ बुन में पड़ गई और सोचने लगी कि घर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी ये सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में राजवीर बोला, माँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चित रहिए। राजवीर की बात सुनकर रमा जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले दिन ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने और रमा जी के अचार को एक स्पेशल बाट बनाया जिसका नाम रखा गया रमा भरा अचार। अचार के डिब्बे पर रमा जी की फोटो भी लगवाई। रमा जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री की बिक्री दुगनी हो गई। शहर में जगह जगह पर रमा जी के अचार के विज्ञापन के बैनर लगा दिए गए। एक बैनर राजवीर ने अपनी ऑटो रिक्शा के पीछे भी लगवाया। रमा जी के अनुभव और लगन से उनका अचार का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब रमा जी को ढेर सारा सम्मान और सुविधाओं के साथ अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ अब रमा जी पहले से अधिक चुस्त दुरुस्त रहने लगी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक आने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब राजवीर बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो पिंकी ने उसके ऑटो के पीछे वो बैनर लगा हुआ देखा जिस पर उनकी माँ जी की फोटो भी लगी थी। ये देखकर वह चौंक गई और तुरंत राजवीर से इस बारे में पूछने लगी। फिर राजवीर ने उन्हें रमा जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें अचार की फैक्ट्री में काम मिला और वो उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर आसीन है। ये सब बात सुनकर पिंकी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे तो जैसी काटो तो खून नहीं। पीछे खड़ा रोहन भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर पिंकी बोली, सुना आपने? जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे और माँ जी ने अपने हुनर के बल पर कितनी प्रसिद्ध हासिल कर ली। उसकी बात सुनकर रोहन बोला, अगर तुमने पहले ही माँ जी को अचार बनाने से ना रोका होता तो आज जितना पैसा वो कमा रही है वो सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन रमा जी के पास पिंकी का फोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फोन देखकर रमा जी को कुछ हैरानी हुई। जब फोन सुना तो वह स्तब्ध रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि रोहन का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनकर रमा जी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। बेटे के मुंह से खिंचती हुई वो तुरंत रोहन से मिलने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा वो दिल चीर देने वाला था। उनका बेटा अस्पताल के बेड पर पड़ा करहा रहा था। उनकी बहू पिंकी स्वयं को बेबस महसूस करे हुए चिंतित अवस्था में उसके पास बैठी रो रही थी। जैसे ही रमा जी को देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया? चिंता मत करो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए रमा जी ने उसे दिलासा दिया और फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। रमा जी अपनी बेटी बहू को तो दिलासा दे रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो रहा था। स्वयं को संभालते हुए रमा जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? बहू रोते हुए बोली,
माँ जी, इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी गंभीर चोट आई है। डॉक्टर ने करीब 4 लाख का खर्चा बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और एफडी को मिलाकर 3 लाख ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से इनकी ये हालत। रमा जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस रोहन का ध्यान रखो। रमा जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और रोहन का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। रोहन कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा था। अब रोहन घर पर आ चुका था, लेकिन रह रह कर उसे एक ही बात खाई जा रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया और वही तकलीफ आने पर माँ ने 2 पल नहीं लगाए उनकी मदद करने में। रोहन पश्चाताप से भरा हुआ अपनी पत्नी को लेकर रमा जी के पास फैक्ट्री में पहुंचा। अंदर जाकर रमा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो फैक्ट्री के मालिक के साथ वर्कर्स की मीटिंग ले रही हैं। कुछ समय के बाद जब वो बाहर निकली, अपने बेटा बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई, चपरासी से कहकर उनके लिए चाय मंगाई और रोहन से हालचाल पूछने लगी। परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा रोहन और पिंकी अपने आप को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं पा रहे थे और उधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन रोहन को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए रोहन बोला, माँ, अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके बावजूद आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। हम बहुत शर्मिंदा हैं माँ। इस पर रमा जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुम मुझे घर से बाहर ना निकालती तो मैं आज भी वही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही होती। वहां से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली है। बेटा, बूढ़ी माँ कोई घर का फालतू सामान तो नहीं होती कि जब चाहे फेंक दिया और जब चाहे इस्तेमाल ले आए। अरे, अपने पोता पोती के साथ मेरा हंसना बोलना तक भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर रोहन और पिंकी की नजरें शर्म के कारण छुप गई। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन रमा जी ने उन्हें माफ ना कर पाई। इतने में फैक्ट्री मालिक मोहित अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में हाजिर हुआ और सब जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम। ये दृश्य देखकर दोनों बेटा बहू शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। सब लोगों ने रमा जी को घेर लिया। रमा जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में मशगूल हो गई और वे दोनों एक कोने में अपना सा मुंह लेकर खड़े रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।